वही चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद उदय एवं विकास। पहले सबसे पहले शुरुआत से थोड़ा पहले वाला जान लो। बताओ सबसे पहले शुरुआत वाला में, मैं ही राज हूं, मेरा शब्द ही कानून है, किसने कहा था? लुई 14वां। ठीक। नेपोलियन बोनापार्ट जो है फ्रांस में कब एंट्री लिया था? 1799 ईस्वी में, ये याद रखेंगे। नेपोलियन कोड कब लाया गया था? 1804 में। नेपोलियन कोड कौन लाया था? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन कोड का दूसरा नाम था नेपोलियन संहिता। समझ गया? ये याद रखेंगे इतना। इसके बाद समझो इधर। उसके बाद हम आगे भी पढ़े हुए थे किसके बारे में? देखो, नेपोलियन बोनापार्ट के साथ 4 देश के साथ क्या हो गया था? दुश्मनी हो गया था, जिसमें पहला देश कौन था? ऑस्ट्रियाइन। 2 नंबर पे पर्सा, 3 नंबर पे ऑस्ट्रिया, 4 पे रूस। ये चारों देश मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट से युद्ध किया था, और युद्ध होने के बाद जो है नेपोलियन बोनापार्ट उस युद्ध में हार गया था, जिस युद्ध का नाम क्या था? वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध, तो याद रखेंगे उस युद्ध का नाम था। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट को भेज दिया गया था कहां पे? सेंट हेलिना द्वीप पे। 1821 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को जो है ना मृत्यु हो गया था। जब मृत्यु हो गया था तो उस समय वियना में, ऑस्ट्रिया के राजधानी होते हैं वियना, और वियना में जो है ना वियना सम्मेलन किया था। वियना सम्मेलन में 4 देश भाग लिया था, इंग्लैंड, पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस। ये चारों देश, अगर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन वियना सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, इन चारों देश को देख लेना, जो बाहरी देश होगा उसमें ऑप्शन लगा देना। अगर पूछेगा इनमें से कौन देश भाग लिया था, तो चारों ऑप्शन में रहेगा, कभी 2 ठो दे देगा और 3 ठो अलग में दे देगा। ऑप्शन डी पे अगर इनमें सभी दे देगा तो मार देना इनमें सभी। वियना सम्मेलन पूछेगा कहाँ हुआ था, तो ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रिया में। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। कब हुआ था? वियना सम्मेलन का जो है ना अध्यक्षता जो किया था मेटरनिक किया था, जो कि ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ही कहा था कि मेजनी जो है ना समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है। समझ गया? कौन कहा था? मेटरनिक कहा था। मेटरनिक एक कथन भी दिया था, जिस कथन को क्या बोलते हैं? जब फ्रांस छींकता है तो पूरा यूरोप में सर्दी जुकाम आ जाता है। यह मेटरनिक का कथन था, ये याद रखेंगे। ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना होता है। ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना। वियना सम्मेलन हुआ, उसका मेन उद्देश्य यही था कि सबको अपना अपना राज क्या करना है? वापस दे देना, यानी राजतंत्रों का पुनर्स्थापना करना है, जिस कारण से फ्रांस में पुनः बुर्बो राजवंश का स्थापना हुआ था। ये याद रखेंगे। हम आगे चलते हैं। फिलहाल आज समझते हैं 2 चीज के बारे में। आगे वहां पे हंगरी के बारे में भी जाने हुए थे। यूनान का जो है ना यूरोपियन सभ्यता का पालना के बारे में जाने थे। यूनान, यूरोप का मरीज तुर्की जाने हुए थे। एड्रियानोपुल के संधि 1829 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। फिलहाल हम समझते हैं जर्मनी के एकीकरण, और इस साइड समझेंगे इटली का एकीकरण। दोनों एक ही बार बता देते हैं, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक। हम समझेंगे जर्मनी के एकीकरण से कुछ पॉइंट, और इटली का एकीकरण यही जर्मनी के एकीकरण से रिलेटेड है, इसलिए पहले हम जर्मनी के एकीकरण पढ़ेंगे, जबकि बुक में पहले इटली का एकीकरण दिया होता है। हम समझेंगे, ये समझने में अच्छा रहेगा, क्योंकि यही सब इस साइड में भी कब्जा किया रहता है। अलग से एक देश जो है ना यहाँ कब्जा करता है, जिसका नाम होता है स्पेन। ठीक। फिलहाल हम समझते हैं जर्मनी के एकीकरण में समझेंगे कि जर्मनी के एकीकरण से एक पॉइंट सबसे पहले याद रखेंगे। पूछेगा हीगेल कौन था? क्या पूछेगा? हीगेल कौन था? तो हीगेल याद रखेंगे जर्मनी का दार्शनिक था। कौन था हीगेल? हीगेल कौन था? जर्मनी का दार्शनिक था। ये लाइन जो है ना याद रखेंगे। हीगेल कौन था? क्या बोलेंगे? जर्मनी का दार्शनिक था। और जर्मनी के एकीकरण पूछेगा कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1871। हालांकि लास्ट में आएंगे तो समझ जाएंगे। फिलहाल हम समझते हैं जर्मनी के एकीकरण का जनक पूछेगा अगर कौन है, तो याद रखेंगे बिस्मार्क। क्या याद रखेंगे? बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन है? तो याद रखेंगे बिस्मार्क। बिस्मार्क ही जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट किया था, और इन्होंने बिस्मार्क जो है ना, बिस्मार्क को जर्मनी का चांसलर बोलते हैं, यानी राजा बोलते हैं, बल्कि राजा यहाँ का कोई और है। ठीक। तो याद रखेंगे जर्मनी का चांसलर, जैसे ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। उसी तरह से जर्मनी का चांसलर कौन होगा? बिस्मार्क। तो याद रखेंगे इसको।
अगर बात करेंगे जर्मनी के एकीकरण का प्रयास कौन किया, यानी स्टार्ट करने वाला होगा ना, जो चाहता होगा कि हाँ ये एक होना चाहिए, तो इसके बारे में अगर समझेंगे प्रयास कौन किया था जर्मनी के एकीकरण, तो याद रखेंगे पर्सा। समझ गया, पर्सा जर्मनी का एक राज था, जो कि जर्मनी 300 छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ था, 300 छोटे छोटे भागों में। इसमें से 300 भाग में से जो है ना पर्सा सबसे मजबूत था। ठीक, पर्सा सबसे मजबूत था। जैसे इटली का बात करेंगे तो इटली टोटल जो है ना 7 भागों में टूटा हुआ था। ठीक, लेकिन जर्मनी पूछेगा कितने राज्यों में टूटा हुआ था, 3 से छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था। सबसे पावरफुल था पर्सा। पर्सा का राज्य याद, पर्सा से एक पॉइंट याद रखेंगे, जालबेरिन का स्थापना। समझ गया, जालबेरिन का स्थापना पूछेगा कहा हुआ था, पर्सा या जर्मनी में, पर्सा या जर्मनी में। ठीक ना, उसके बाद पूछेगा जालबेरिन मतलब है क्या, तो बोलेंगे यह व्यापारियों से संबंधित है। जालबेरिन किससे संबंधित है, व्यापारियों से संबंधित है जालबेरिन, ये याद रखेंगे। 2 पॉइंट याद रखेंगे, पहला जालबेरिन जर्मनी में स्थापना हुआ था, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि व्यापारियों से संबंधित है ये जालबेरिन। अब आगे हम बात करेंगे पर्सा। पर्सा का राजा जो हुआ करता था ना, उस समय राजा था विलियम प्रथम। विलियम प्रथम का सोच था कि हम जो है ना जर्मनी के एकीकरण करना चाहते हैं, तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए राजा अपना एक प्रधानमंत्री बनाता है, तुम ये काम करो हम तुमको हेल्प करेंगे। ठीक, तो प्रधानमंत्री के रूप में बनाया हुआ था विलियम प्रथम। जो राजा था उसका प्रधानमंत्री बना हुआ था बिस्मार्क। कौन बना था, बिस्मार्क। अब ये बिस्मार्क जो है ना, बिस्मार्क को प्रधानमंत्री बना दिया, बिस्मार्क को पूरा छूट दिया, बोला तुम जो है ना जर्मनी का एकीकरण करो। ठीक, तो जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क तैयार हुआ, और बिस्मार्क सबसे पहले अपनाया एक ही चीज कि हम जो है रक्त एवं लौ की नीति का जो है ना अपनाएंगे। पूछेगा बिस्मार्क कौन चीज अपनाया था, रक्त एवं लौ की नीति, रक्त एवं लौ की नीति। समझ गया, रक्त एवं लौ की नीति अपनाया था बिस्मार्क। इसी के दम पे जो है ना जर्मनी के एकीकरण किया है। ठीक, जो आदमी होता था अगर जर्मनी के एकीकरण करना होता था सारे राज्यों को, सबको बोलता था बिस्मार्क, अगर नहीं माने तो तलवार से खत्म। समझ गया, रक्त यानी खून बहा देता था, लौ यानी तलवार, लोहा का बना हुआ था, तो इस चीज को अपनाया था। अगर ऐसा करके क्वेश्चन पूछ देगा रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो याद रखेंगे कौन किया था, बिस्मार्क। इसके बाद बोलेगा बिस्मार्क जो है ना कैसा राजा था, कूटनीतिज्ञ। कैसा राजा था, कूटनीतिज्ञ। समझ गया, उसके बाद पूछेगा बिस्मार्क जो है ना कैसा सेना लागू किया था, तो कैसा सेना लागू किया था, अनिवार्य सेना। कैसा सेना, अनिवार्य सेना। उसके बाद हम बात करेंगे, देखो जब ये सब हो गया बात बिस्मार्क के बारे में, तो सबसे मेन बात था कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए जो है ना सबको बोला, सब लगभग तैयार हो गया था, लेकिन डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये तीनों देश बोला जर्मनी के एकीकरण नहीं होगा, हम जर्मनी में नहीं मिलेंगे। ठीक, तो ये चीज बोल दिया ना, तो इसके लिए बिस्मार्क को बनाया था विलियम प्रथम क्या चीज, प्रधानमंत्री। इसको बताया गया कि ये 3 देश जो है ना मतलब विरोध है अपना सबका, इन तीनों देश से तुमको युद्ध करना होगा। तो यह जो है ना कूटनीतिज्ञ है ना, ये छल कपट और ज्यादा जानता था, मतलब इसको ऐसे करो, इसके साथ अभी ले लो मदद करो, इसको ऐसे कर देना, फिर बाद में इसको भी हराना है, ये सारा चीज किसको जानकारी था, बिस्मार्क को। ठीक, बिस्मार्क के लिए जो है ना 3 युद्ध आ गया था, क्या चीज के लिए, जर्मनी के एकीकरण के लिए। अगर प्रश्न पूछ देगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कितना युद्ध लड़ा गया था, तो कितना युद्ध, 3 युद्ध याद रखेंगे। पहला देखो, पहला याद रखेंगे डेनमार्क के साथ किया, दूसरा याद रखेंगे ऑस्ट्रिया के साथ किया, तीसरा याद रखेंगे किसके साथ, फ्रांस के साथ युद्ध किया। 3 देश के साथ युद्ध किया, जिसमें अब देखो डेनमार्क हर क्षेत्र जो है ना, जैसे ये देश था, ये देश है, ये देश, तीनों जो देश था ना, ये सारा देश अपना अपना जर्मनी का कुछ क्षेत्र को कब्जा कर लिया था। वही कब्जा से बाहर निकालने के लिए सोच लिया बिस्मार्क। बोर्ड पे देखो, डेनमार्क 2 क्षेत्र को कब्जा किया था, पहला था साल्सबीन, दूसरा क्या था, हेलेस्टीन। पहला क्या था, साल्सबीन, दूसरा हेलेस्टीन। तो सोचा डेनमार्क से युद्ध करेंगे, बिस्मार्क सोचा तो हम
ऐसा करते हैं, एक प्रोसेस में से मदद ले लेते हैं और उसको बोलेंगे हम एक जमीन दे देंगे। तब बिस्मार्क जो है ना ऑस्ट्रेलिया के पास आया, ऑस्ट्रेलिया को बोला देखो हम जो है ना डेनमार्क से युद्ध करेंगे, ठीक। डेनमार्क जो 2 क्षेत्र ले लिया, एक साल्सविल और एक हेलेस्टीन ले लिया है, तो तुम मेरा साथ दो और हम युद्ध करेंगे और तुमको हम हेलेस्टीन दे देंगे, साल्सविल हम रख लेंगे। तो डेनमार्क ऑस्ट्रेलिया सोचा अच्छा बात है, युद्ध करने में केवल हमको साथ देना होगा, एक क्षेत्र भी मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बोल के देखो, ऑस्ट्रेलिया जो है ना बिस्मार्क का साथ दे दिया, और जब साथ दे दिया ना बिस्मार्क का, तो ऑस्ट्रेलिया बिस्मार्क दोनों मिल के डेनमार्क से युद्ध किया, और डेनमार्क से युद्ध करने के बाद ये दोनों क्षेत्र जीत गया। जब युद्ध किया था वह समय था 1864 ईस्वी, समझिए डेनमार्क का युद्ध बोलते हैं इसको। 1864 ईस्वी में हुआ था डेनमार्क का युद्ध। पूछेगा 1864 ईस्वी में कौन युद्ध हुआ था? डेनमार्क का युद्ध। युद्ध हुआ तो इसमें डेनमार्क का पराजय होगा, क्योंकि ये बिस्मार्क और ऑस्ट्रेलिया 2 देश मिलकर लड़ा हुआ था, तो डेनमार्क इसमें पराजय हो गया। अब डेनमार्क का जो पराजय हो गया था तो हेलेस्टीन दे लिया ऑस्ट्रेलिया को और साल्सविल ले लिया बिस्मार्क, तो डेनमार्क से युद्ध जीत गया। पूछेगा डेनमार्क से कब युद्ध हुआ था? 1864 में हुआ था डेनमार्क। पूछेगा डेनमार्क के युद्ध में किसका पराजय हुआ था? डेनमार्क का। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब देखो बोर्ड पे आगे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से युद्ध किया, ऑस्ट्रेलिया से युद्ध किया बिस्मार्क, तो फ्रांस का साथ ले लिया। फ्रांस को बोला कि देखो तुम जो है ना मेरा साथ दो, हम ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करेंगे, हम हेलेस्टीन ले लेंगे और तुमको हम जो है ना ऑस्ट्रेलिया जो क्षेत्र घेरा हुआ था वह क्षेत्र हम तुमको दे देंगे, ठीक। ये चीज बोल दिया तो फ्रांस बोला ठीक है। तो आराम से क्या किया, दोनों आदमी युद्ध करने के लिए तैयार हुआ, ऑस्ट्रेलिया से युद्ध किया। तो युद्ध किया हुआ समय था 1866 ईस्वी, समझ गया कब था? 1866 ईस्वी। तो 1866 ईस्वी में जो ऑस्ट्रेलिया और पर्सा का ना था बिस्मार्क, ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच में जो युद्ध हुआ था ना, उस युद्ध का नाम था सेडोवा का युद्ध। क्या नाम था? सेडोवा का युद्ध। क्या युद्ध का नाम था? सेडोवा का युद्ध था। तो पूछेगा सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में हुआ था, सेडोवा का युद्ध हुआ था, जिसमें पर्सा का क्या हो गया? जीत हो गया, और ऑस्ट्रेलिया का क्या हो गया? हार हो गया। अगर पूछेगा सेडोवा के युद्ध में, सेडोवा का युद्ध इन 2 देशों के बीच हुआ था, तो याद रखें ऑस्ट्रेलिया और पर्सा, ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच में युद्ध हुआ था। इसके बाद याद रखेंगे यहाँ पे पर्सा का जीत हो गया था। पूछेंगे सेडोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 में। कब हुआ था? 1866 में ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच। अब उसके बाद युद्ध होता है फ्रांस के साथ, ठीक। फ्रांस के साथ युद्ध होता है ना, तो फ्रांस के साथ युद्ध होता है तो 1870 ईस्वी में युद्ध हुआ। 1870 ईस्वी में हुआ था तो सेडान का युद्ध हुआ था। कौन युद्ध हुआ था? देखो फ्रांस का युद्ध हुआ था कब? 1870 ईस्वी में। सेडान के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में, याद रखेंगे। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच, जिसमें फ्रांस का हार हुआ था, पर्सा का जीत हुआ था। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो गया, ठीक। सेडान का युद्ध क्या हुआ? सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हुआ, और 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण कंप्लीट हो गया। यह याद रखेंगे। पूछेगा जर्मनी का एकीकरण कब कंप्लीट हुआ? 1871 में। और राजा राष्ट्र बनाया गया था विलियम प्रथम को, विलियम प्रथम को। यही था जर्मनी का एकीकरण। अब देखो जर्मनी के एकीकरण से 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछता है, ठीक ना। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क का क्या भूमिका था, या जर्मनी के एकीकरण कैसे हुआ? 5 मार्क का प्रश्न आता है। तुमको लिखना ऐसे करके कि जर्मनी के एकीकरण जो है ना, जर्मनी 3 से छोटे छोटे राज्यों में टूटा हुआ था। जर्मनी का जनक जो है ना बिस्मार्क था। जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? बिस्मार्क। उसके बाद लिख देना बगल में कि जो कि जर्मनी का चांसलर था पर्यास, पर्सा के प्रयास से हुआ था जर्मनी के एकीकरण, और पर्सा का राजा हुआ करता था विलियम प्रथम, और प्रधानमंत्री के पद में चुना हुआ था बिस्मार्क। और बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाया था। यही सारा पॉइंट एक लाइन से
कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए 3 युद्ध लड़ा गया था। डेनमार्क के साथ लड़ा हुआ था 1864 ईस्वी में डेनमार्क का युद्ध। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ा हुआ था 1866 ईस्वी में, जिसे क्यों युद्ध बोलते हैं, शेडोवा का युद्ध। 1870 ईस्वी में लड़ा हुआ था सेडान का युद्ध, जिसमें जो है फ्रांस और पर्सा के बीच जो है युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी। सेडान को प्रश्न एक चीज और पूछ देगा, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो कौन युद्ध के बाद? सेडान के युद्ध में लास्ट में लड़ा था। इसी युद्ध के बाद जर्मनी के एकीकरण हुआ था 1871 ईस्वी में। यही सारा पॉइंट एक लाइन से लिखना होता है 5 नंबर में, ठीक। अब देखो ये सब पॉइंट सारा याद रखेंगे। यही देश सब जो है ना आगे इटली ने भी कब्जा किया हुआ था। बस इटली में जो क्या था, इटली के जैसे सब भाग 7 भाग में टूटा हुआ था। नीचा में जो है ना, नीचा वाला भाग में 3 गो क्षेत्र को कब्जा किया हुआ था स्पेन देश, ठीक ना। बाकी इटली में बीच में रोम होता है। इटली का राजधानी क्या होता है? रोम। रोम में पोप का शासन था और अभी भी रोम में पोपे का शासन है, पादरी का शासन है। अब बाकी इस सब क्षेत्रों में कब्जा किया हुआ था फ्रांस। ऑस्ट्रिया भी कब्जा किया था। क्या किया था कब्जा? ऑस्ट्रिया। तो याद रखेंगे ये भी। तो देखो स्पेन वाला क्षेत्र का जो 3 क्षेत्र होता है ना, उस सब को जो है ना स्पेन वाला को गैरिबाल्डी जो है आजाद किया था। तो हम सबसे पहले शुरुआत से जानते आते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे सबसे पहले इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में, ठीक। अब देखते हैं जनक किसका। जैसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क था। उसी तरह से याद रखेंगे इटली के एकीकरण का जनक कौन था? मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल। कौन था? आवाज कम करने रे बुआ, आवाज कम कर, कम में जोर से बजी नहीं। देखना मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी और विक्टर इमैनुअल, समझ गया? ये चारों आदमी था। अब देखो सबका एक एक करके पढ़ते हैं पहले कौन क्या किया है। सबसे पहले समझते हैं इसमें प्रयास किसका था। जैसे जर्मनी का एकीकरण में प्रयास किसका था? पर्सा का। किसका? इसी तरह से इटली के एकीकरण का प्रयास जो किया था ना, सार्डिनिया पिडमोंट, सार्डिनिया पिडमोंट, ये वाला क्षेत्र जो है ना प्रयास किया हुआ था। यहाँ पर जो राजा हुआ करता था वो था विक्टर इमैनुअल। कौन था यहाँ का राजा? विक्टर इमैनुअल, ठीक। प्रधानमंत्री इन्होंने बनाया था किसका? काउंट काबूर को। काउंट काबूर को। जैसे यह इटली का क्या था? राजनीतिज्ञ था। क्या था यह? इटली का राजनीतिज्ञ। काउंट काबूर के बारे में एक लाइन समझते हैं। 1853-54 ईस्वी में क्रीमिया का युद्ध हुआ था, जिसमें इन्होंने फ्रांस के साथ दिया हुआ था। कौन? काउंट काबूर। काउंट काबूर, ठीक ना, ये याद रखेंगे। पूछा जा 1853-54 में क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस के साथ जो है ना कौन दिया था? काउंट काबूर। या पूछा जा 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर किसको साथ दिया था? फ्रांस का साथ दिया था। ये याद रखेंगे। अब देखो ये वाला पॉइंट हो गया। तो याद रखेंगे सार्डिनिया पिडमोंट का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। प्रधानमंत्री का पद पर कौन था? काउंट काबूर। पूछेगा विक्टर इमैनुअल अपना जो है ना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? काउंट काबूर को। काउंट काबूर क्या है? इटली का राजनीतिज्ञ है। और 1853-54 में क्रीमिया युद्ध में फ्रांस का साथ दिया था। अब समझते हैं मेजनी के बारे में। देखो काउंट काबूर के बारे में यही पॉइंट तो याद रखेंगे, ठीक। विक्टर इमैनुअल यहाँ का राजा है। राजा तो अपना प्रधानमंत्री चूज करेगा, बस हो गया खत्म। जैसे यहाँ का राजा क्या किया था? विलियम प्रथम। प्रधानमंत्री किसको चुना था? बिस्मार्क को। तो युद्ध कौन करेगा? बिस्मार्क ना। लेकिन यहाँ पे काउंट काबूर को राजा बनाया ना, यहाँ पे राजनीतिक करने लगा है। राजनीतिक के हिसाब से इन क्षेत्रों को कब्जा करना स्टार्ट किया, ठीक। इससे ज्यादा काम नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद आया था मेजनी। सबसे शुरुआत में मेजनी आया था, ठीक। मेजनी जब आया था ना, तो मेजनी बहुत सारा काम किया था। इसलिए लोग मेजनी को इटली का मसीहा कहते हैं, ठीक है। मेजनी क्या था? इटली का मसीहा। या इटली का मसीहा किसे कहते हैं? मेजनी। या फिर इटली का पैगंबर किसे कहेंगे? मेजनी को। ये याद रखेंगे। देखो मेजनी काम क्या सब किया था ये समझो। सबसे पहले बात
1810 ईस्वी में जो है ना मेजनी एक गुप्त क्रांतिकारी का जो है ना क्रांतिकारी का संगठन का स्थापना किया था, जिसका सदस्य मेजनी हुआ करता था। यही चीज देख के जो है ना यह सरकार के खिलाफ हमेशा विरोध करता था सरकार का। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था? मेटरनी। मेटरनी जो है ना मेजनी को बोल दिया था यह समाज का सबसे बड़ा क्या है? दुश्मन है। ठीक ना? यही कारण से बोल दिया था। तो यह एक गुप्त क्रांतिकारी का जो है ना संगठन बनाया था, जिसका नाम क्या रखा था? कार्बोनरी। क्या नाम रखा था? कार्बोनरी। 1810 में इसका स्थापना किया था। कब किया था? तो पूछेगा गुप्त कार्बोनरी का स्थापना कौन किया था? कार्बोनरी का मेजनी। कौन किया था? कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ था? 1810 में। कब हुआ था? 1810 ईस्वी में, याद रखेंगे। उसके बाद मेजनी को यहाँ से बाहर निकाल दिया था समाज के सबसे बड़ा दुश्मन कह के। तब मेजनी जो है ना यहाँ से 2831 ईस्वी में जो है ना मेजनी यंग इटली का स्थापना किया। यंग यानी होता है युवा, समझ गया? अगर प्रश्न में पूछेगा यंग इटली का स्थापना कौन किया था? मेजनी। समझ गया? युवा इटली का स्थापना कौन किया था? मेजनी। ये याद रखेंगे। यंग इटली का स्थापना कब किया था मेजनी? 3 साल के बाद यंग यूरोप का स्थापना किया था। यानी 1831 से 3 कितना हो जाएगा? 1834। 1834 में मेजनी क्या चीज का स्थापना किया था? यंग यूरोप का स्थापना। यंग यूरोप का स्थापना कौन किया था? मेजनी। कब किया था? 1834। 1834। उसके बाद याद रखेंगे 1851 ईस्वी में फिर जाके इटली में प्रदान किया, यानी इटली में आया मेजनी। समझ गया? क्योंकि 1848 ईस्वी में जो है ना ऑस्ट्रेलिया का चांसलर का मृत्यु हो गया था, पतन हो गया था 1848 ईस्वी में। तब जाके 1851 ईस्वी में मेजनी कहाँ आया? इटली। और इटली में बना दिया फ्रेंडली इटली। क्या चीज बना दिया? यानी हम सब इटली का जितना भी आदमी है सब आपस में दोस्त है। समझ गया? फ्रेंडली इटली का स्थापना कब किया था? 1851 में। और ये सारा काम किया था मेजनी। मेजनी से सब पॉइंट याद रखेंगे। इटली का मसीहा कौन है? मेजनी। इटली का पैगंबर कौन है? मेजनी। कार्बोनरी का स्थापना कौन किया? मेजनी। कार्बोनरी का स्थापना कब हुआ था? कार्बोनरी पूछेगा क्या है? क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन। उसके बाद यंग इटली का स्थापना कौन किया? युवा इटली का स्थापना कौन किया? कब किया था यंग इटली का स्थापना? यंग यूरोप का स्थापना कब हुआ था? 1834। फ्रेंडली इटली का स्थापना कब हुआ था? 1851 में हुआ था। और यही सब काम करने के बाद लेकिन इटली का एकीकरण जब कर रहा था उसमें कंप्लीटली इसका योगदान नहीं हो पाया, जिस कारण से इटली के एकीकरण में मेजनी असफल हो गए थे। ठीक ना? मेजनी क्या हो गया था? असफल हो गया था। पूछेगा इटली के एकीकरण में असफल कौन हो गया था? मेजनी। याद रखेंगे मेजनी पूरा कंप्लीटली नहीं कर पाया था। लेकिन इसके बाद आता है गैरीबाल्डी। ठीक ना? गैरीबाल्डी बिस्मार्क के हिसाब से चलता था। जैसे बिस्मार्क मतलब एक क्रांतिकारी हिसाब से था, रक्त एवं लौ की नीति युद्ध करने के हिसाब से रहता था, देशभक्ति। उसी तरह से बिस्मार्क भी देशभक्ति आदमी था इटली का। ठीक ना? लेकिन इन्होंने एक तलवार रखा हुआ था, बोला यह हमेशा तलवार रखा था और बोल रहा था अगर देखो इटली का एकीकरण करना है तो इटली का एकीकरण केवल तलवार के बल पे होगा। ठीक ना? तो पूछेगा बताओ किसने कहा था कि इटली के एकीकरण तलवार के बल पे होगा? तो कौन कहा था? गैरीबाल्डी। कौन कहा था? गैरीबाल्डी कहा हुआ था। इसीलिए इटली का आदमी सब इसको बोल रहा था यह इटली का क्या है? तलवार है। इटली का तलवार। इटली का तलवार किसे कहेंगे? गैरीबाल्डी को। क्योंकि यही बताया हुआ था कि तलवार के बल पे क्या होगा? इटली का एकीकरण होगा। देखो गैरीबाल्डी का एक प्रश्न बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पे अभी तक ये 6-7 बार प्रश्न पूछा हुआ है। ये 6 से 7 बार प्रश्न पूछा है ऑब्जेक्टिव में कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन या अपनाया था कौन? तो कौन अपनाया था? बिस्मार्क। उसी तरह से प्रश्न 3 बार पूछा हुआ है या 4 बार ये वाला प्रश्न कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था।
नाविक मतलब होता है नौ चलाने वाला, समझ गया? क्या तो होता है? नौ चलाने वाला। तो गैरिबाल्दी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरिबाल्दी पेशे से क्या था? नाविक। इन्होंने गैरिबाल्दी बोला अगर इटली के एकीकरण करेंगे तो तलवार के बल पे होगा, तो बोला ठीक है करो। समझ गया? राजा जो था ना विक्टर इमैनुअल, ये बोला करो, हम साथ है तुम्हारा। तो यह बोला कि अगर मेरे ग्रुप में जो भी लड़ने के लिए सेना बनेगा या युद्ध करेगा ना, तो उसको जो है ना एक लाल रंग का कुर्ता पहनाया जाएगा। यदि लाल रंग का शर्ट पहनाएंगे सबको, तब पता चलेगा यह मेरा सेना है। तो बोला ठीक है पहना दो, जिस जिसको पहनाना है पहना दिया। उसके सेना में जितने आदमी था ना सब लाले कुर्ता पहना हुआ था, ठीक। तो उसी को बोल दिया या जो उसका सेना था गैरिबाल्दी का, लाल कुर्ती। क्या चीज? लाल कुर्ती का सब गठन कौन किया था? यह लाल कुर्ती का सेना किसका था? गैरिबाल्दी का। किसका था? गैरिबाल्दी। देखो एक बात बताते हैं, यहाँ पे लाल कुर्ती का गठन अगर बात करेंगे यहाँ इटली में, तो गैरिबाल्दी किया था विश्व लेवल पे, ठीक। अगर बात करेंगे भारत में, तो देखो बोर्ड पे भारत में याद रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन किया था भारत में? तो देखो जब नहीं रहेगा गैरिबाल्दी ऑप्शन में तो ध्यान रखना है, या प्रश्न पूछ देगा भारत में लाल कुर्ती का गठन कौन किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान का जो है ना दूसरा नाम होता है, उपनाम समझो, सीमांत गांधी के नाम से बोला जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम सीमांत गांधी। क्या नाम है? सीमांत। और 1871 ईस्वी में गैरिबाल्दी जो है ना 1871 ईस्वी में जर्मनी का इटली का एकीकरण कंप्लीट कर दिया, ठीक। तो याद रखेंगे इटली का एकीकरण गैरिबाल्दी किया है। गैरिबाल्दी पेशे से नाविक है, इटली का तलवार कहा था, तलवार के बल पर इटली का एकीकरण का बात किया है कौन? तो गैरिबाल्दी किया है। गैरिबाल्दी का सेना का नाम क्या था? लाल कुर्ती। लाल कुर्ती, लाल कुर्ती याद रखेंगे। तो ये सारा हो गया इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण। उसी तरह यहाँ पे भी बोल सकते हैं इटली के एकीकरण में का जन्म जो है ना 4 व्यक्ति था, मेजनी, कांटाबुर, गैरिबाल्दी, विक्टर इमैनुअल। प्रयास का बात करेंगे तो सादिया पिडमोंट के प्रयास से हुआ था। तो सादिया पिडमोंट का राजा जो हुआ करता था ना, वह राजा था विक्टर इमैनुअल, और प्रधानमंत्री कौन था? काबुर। कौन काबुर जो है ना राजनीतिज्ञ था। उसके बाद डेविड इटली का मसीहा है या पैगंबर बोलते हैं। कार्बोनरी का स्थापना किया था 1810 ईस्वी में, जो कि क्या था? क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था। ये एक लाइन से लिखना होता है बच्चों, ये भी 5 नंबर में रहता है, ये भी 5 नंबर। अभी 2-3 पॉइंट और इस चैप्टर का याद रख लेंगे। 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद फ्रांस में पूछेगा कैसा राजतंत्र का स्थापित हुआ था? तो संवैधान। कैसा राजतंत्र? और बताए हुए थे कि यहाँ गणराज्य के रूप में हुआ था, और यहाँ ली फिलिप का 1830 ईस्वी में लाया गया था। ली फिलिप बढ़िया राजा था, 1848 ईस्वी तक रहा था, और संविधान में वहां पर संवैधानिक राजतंत्र चला हुआ था। 1830 ईस्वी में क्रांति के बाद फ्रांस में कैसा शासन आया था? संवैधानिक राजतंत्र, यानी गणराज्य के रूप में था। अगला प्रश्न याद रखेंगे, बोहेमिया। क्या चीज? बोहेमिया। बोहेमिया एक क्षेत्र था, वह किसका अधीन था? ऑस्ट्रिया का। बोहेमिया किसका अधीन था? ऑस्ट्रिया का था। किसका अधीन था? ऑस्ट्रिया का। उसके बाद बनेंगे यूनान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के साथ कौन दिया था? मिस्र। बताए थे ना यूनानी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था ना, वह तुर्की और रूस के बीच हुआ था। तुर्की के साथ से था ऑटोमन सम्राट, और रूस लड़ा हुआ था, लेकिन रूस का जीत हो गया और तुर्की का हार हो गया। यूरोप का मरीज कहते हैं। तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपोल के संधि हुआ था, और संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। उसी में अगर बात करेंगे तो तुर्की के तरफ से साथ कौन दिया था? तो मिस्र वो देश है जो साथ दिया हुआ था। समझना, मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। मिस्र का राजधानी काहिरा, ये याद रखेंगे। और नील यदि पूछेगा किस देश में है, तो मिस्र देश में, ठीक ना। तो ये याद रखेंगे ये सारे पॉइंट को। अभी जितना बताए थे सब पॉइंट को याद रखेंगे। आज ये चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय एवं विकास जो है ना, यह चैप्टर खत्म हो गया है। पूरा चैप्टर जितना शुरुआत से बताए हैं, ये प्रश्न को एक बार देख लेना, तब इसको आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव और तो सब बन जाएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव होगा।
ठीक, अगले बार अगर वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें बता देंगे तुम सबको ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का जो जो इम्पोर्टेंट होगा ना सारे वीडियो में बता देंगे। 30-40 ऑब्जेक्टिव होगा इस चैप्टर से, ठीक, उतार लो तुम सब।